ये मेरा फेवरेट टॉपिक होता है हमेशा से, और हम अपनी जिल्द का हमेशा ख्याल रखते हैं। पहले हम ब्यूटी पार्लर्स की तरफ जाते थे, ब्यूटिशियन की तरफ जाते थे, लेकिन मामला ज़रा बदल गया है। हम जैसे ट्रेंडिंग दौर में आ रहे हैं, अब हम एस्थेटिक के पास जाते हैं, जो हमारे चेहरे को उस तरह से ख़राब नहीं करते हैं, लेकिन वो प्रॉपरली डिफ़ाइन के साथ बयान करते हैं कि क्या ज़रूरत है। और इसके साथ ही जो भी अपना बिज़नेस कर रहे होते हैं, एस्थेटिक क्लिनिक चला रहे होते हैं, वो एंटरप्रेन्योर किस तरह से बनते हैं, क्या सलाहियतें होनी चाहिए, किस तरह से हम दूसरों को मोटिवेट कर सकते हैं, इस हवाले से बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं महरीन खान। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। कैसी हैं महरीन आप? बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में आने के लिए फर्स्टली तो, और सेकेंडली हम आपकी वीडियोस देखते हैं, जिस तरह से आप लोगों को मोटिवेट कर रही हैं थ्रू योर वीडियोस, और एक एस्थेटिक क्लिनिक चला रही हैं, एंटरप्रेन्योरशिप कर रही हैं। तो ये तो एक एक स्टोरी होती है, जिसे हम सक्सेस स्टोरी कहते हैं किसी भी खातून की, जो उसको लीड करती है और दूसरों के लिए एक एग्जाम्पल हम सेट करते हैं ना ऑब्वियसली। तो मुझे बताएं कि ये मोटिवेशनल किक जो है ना, वो आपको कहाँ से मिली थी? एक्चुअली हर शख्स का एक मेंटोर होता है, तो मेरी भी जिसको उर्दू में मुर्शिद बोलते हैं, तो हमेशा उनकी इंटेंशन ये होती थी कोई बिज़नेस करें। तो पहले तो मैं जॉब में थी, लेकिन मुझे फिर लर्निंग करनी पड़ी रिगार्डिंग माई एस्थेटिक्स थिंग, और अब अल्हम्दुलिल्लाह आई एम रनिंग माई ऑन बिजनेस। अच्छा, हाँ माशाल्लाह ऑब्वियसली चल रहा है। अच्छा, मुझे बताएं कि जो वर्किंग वीमेंस होती हैं, हम ज़्यादा प्रेफर करते हैं जॉब को, क्योंकि हम एज एन लेडी और वीमेन हम पे कोई उस तरह से रिलाई नहीं करेगा कि हम नहीं कर सकते, है ना, हम पे रिस्क नहीं लेगा कि हम अपना बिजनेस शुरू कर सकें। तो मुझे बताएं कि जॉब बेहतर है कि बिजनेस बेहतर है? देखिए, टेंशन तो हर चीज़ में होती है। जॉब करते हैं तो जॉब में भी टारगेट्स होते हैं, स्ट्रेस होती है, लेकिन जॉब एक सर्टेन लेवल तक आप कर सकते हैं। सपोज एक टाइम होता है जहाँ तक आपको प्रमोशंस होती हैं, आपके प्लेसेस लगती हैं। एक टाइम आता है जब ऑर्गेनाइजेशन को आप बर्डन फील होने लग जाते हैं, तो आपने तब भी तो कोई अपने फ्यूचर के लिए कुछ प्लान करना होता है ना, तो आप अपनी पैरेलल जॉब के साथ अपनी बिजनेस प्लान कर सकते हैं। आई थिंक दिस इज़ द बेस्ट कि कोई भी छोटा सा बेशक स्टार्ट करें, ज़रूरी नहीं है कि बहुत बड़ा बिजनेस स्टार्ट करें। आप स्टेप बाय बेबी स्टेप्स लें, और विद द पैसेज ऑफ टाइम आप उसमें ग्रूम होते जाएंगे, अपने आप को उसमें थोड़ा ग्रो करते जाएंगे। तो ये एक बड़ा आप अगर इनिशिएटिव ही नहीं लेंगे तो कभी भी नहीं पहुंच सकेंगे। बिल्कुल इस तरह से आएंगे, जब हम शुरू ही नहीं करेंगे, घर से निकलेंगे ही नहीं, तो कहाँ तक जाकर पहुंचेंगे? देखिए, पहले सोच होती है, उसके बाद उसको इम्प्लीमेंट किया जाता है। तो अभी से अगर आप सोचना शुरू करेंगे तो आई थिंक विद द पैसेज ऑफ टाइम 1 ईयर 2 ईयर 3 ईयर्स, तो आपने एक ना एक दिन तो बिजनेस करना है। और अगर आप देखें, कंफर्ट जोन जो होता है ना, हमेशा ख़राब करता है। जॉब जो होता है वो कंफर्ट जोन होता है। आपको सैलरीज आ रही होती है, आपको पता है एंड ऑफ द मंथ आपके पास एक पॉकेट में एक हैंडसम अमाउंट है। लेकिन हाँ, बिजनेस ये होता है कि आपको इसमें मतलब 1 मिनट में आपको इसमें रिस्क भी लेने पड़ते हैं, और दूसरे टाइम में आपको प्रॉफिट भी होता है। तो ये रिस्क टेक करें। अगर आप रिस्क ले सकते हैं लाइफ में, तो आप ये रिस्क लें, और अगर आपके अंदर इतनी कैपेसिटी नहीं है तो फिर आई थिंक इसको अवॉइड करें। बिल्कुल, इस रिस्क ना लिया तो क्या जिया। जी बिल्कुल ऐसे ही है। नहीं, ये चीज़ें सब करनी चाहिए। अब हम आते हैं एस्थेटिक की तरफ, और देखिए जैसे कि हम एक दौर था जब हम ब्यूटी पार्लर्स की तरफ जाते थे, स्टीम फेशियल लेते थे, और अब सुनकर ही डर लगता है कि हम स्टील फेशियल लेते थे, स्क्रबिंग करते थे डेली बेसिस पर, स्किन की क्या हालत हो जाती थी। तो अब लोगों को अवेयरनेस जैसे कि आ गई हो, जिस तरह से आप अपनी वीडियोस के थ्रू भी उसको एक्सप्लेन करती हैं कि किस तरह से हमें वो सब चीज़ें करनी चाहिए। तो हम जब एस्थेटिक की तरफ आ गए हैं, तो हर चौथे बंदे ने ना क्लिनिक खोल लिया हुआ है। तो इस बारे में क्या कहेंगी? हमें जब जाते हैं तो किन बातों का ख्याल रखना चाहिए? अच्छा, एक सबसे पहली बात कि एस्थेटिक मीन ब्यूटी। तो एस्थेटिक का जो क्लाइंट है वो पेशेंट नहीं है, ये लग्जरी है एक ना। तो अगर आप उसमें एडिशन करेंगे, जिस तरह बोटॉक्स है, फिलर्स है, उसका टाइम ड्यूरेशन कम है, लेकिन लोग उसको रिवाइज करते हैं। सम टाइम लोग ये समझते हैं कि एक दफ़ा एस्थेटिक में जाएंगे तो उनके पास जादू की छड़ी और खूबसूरत बन के निकलेंगे। और इतने ट्यूटोरियल्स आ चुके हैं कि सैलून जो है वो आहिस्ता आहिस्ता शिफ्ट हो रहा है एस्थेटिक्स में। रीज़न अब आप लेज़र्स नहीं कर सकते, वहाँ सैलून में वैक्स है, एस्थेटिक में लेज़र्स है, और सैलून का फेशियल थोड़ा इंटायरली डिफरेंट है, और एस्थेटिक का इंटायरली डिफरेंट है। तो एस्थेटिक की जो मशीन्स हैं या उनके प्रोसीजर्स हैं वो आप घर में नहीं कर सकते। सैलून को आप घर में कर सकते हैं, लाइक अपनी वैक्स खुद कर सकते हैं आप। जितने ट्यूटोरियल हैं, बल्कि आजकल की बच्चियाँ वो बहुत अच्छा रेडी होती हैं एज़ कम्पेयर ऑफ सैलून। तो सैलून आहिस्ता आहिस्ता शिफ्ट हो रहा है, पहली बात। दूसरा ये कि एस्थेटिक में जस्ट एक ये है कि आपने अपने आप को मॉडिफाई करना है। लाइक अगर आप कहीं से डबल चिन है उसको रिड्यूस कर दें। डबल चिन पे बात करूंगी मैं। जी, डबल चिन देखें, कुछ ऐसे इंसान के मतलब कुछ फैट्स ऐसे होते हैं जो कि नॉर्मल होते हैं, कुछ स्टबन होते हैं। तो अब हमारे जो चिन के हम इसको बेशक जितनी मर्जी च्युइंगम निकालें, या फिर जो मर्जी हम उसके लिए जॉ एक्सरसाइज कर लें, फेशियल आप कोई थेरेपीज कर लें, जब तक आप उसको एक चीज़ को बर्न नहीं करेंगे तब तक ये इसका इफेक्ट नहीं आएगा। तो कुछ ऐसी चीज़ें जो आप खुद से नहीं कर सकते, ये स्पेशल आपको एस्थेटिक्स में ही कंसल्ट करना पड़ता है।
तो ये जो हम जब हम डबल चिन की बात कर रहे हैं तो ये फैट जो है डिसॉल्व हो जाता है या बर्न होता है? ऑब्वियसली ये डिसॉल्व होता है, डिसॉल्व होता है और सम टाइम कुछ टारगेटेड एरियाज होते हैं, लाइक आपका बेली है या आपके आर्म्स है, आर्म्स है, थाइस है, हमारे चिन है, ये ना तो जिम से जाएगा ना ही डाइटिंग से जाएगा, तो इसके लिए आपको स्पेशल आना पड़ता है। ये सुन लिया जाए कि यार ना तो जिम से जाएगा ना डाइटिंग से जाएगा ना ये च्युइंगम करने से जाएगा, ये हमारे पास जब जाएगा फैट डिसॉल्विंग से ही ऑब्वियसली जाएगा। तो मुझे बताएं कि जो भी आते हैं इसकी ट्रीटमेंट्स के कितने सेशंस होते हैं और ये महंगा है कि ऑब्वियसली करवा सकते हैं मिडिल क्लास? हमारे जैसे करता है, वेरी ये करता है कि कौन सा ब्रांड यूज़ कर रहा है, आपकी फिजिक, आपका मतलब ये क्लाइंट टू क्लाइंट वेरी करता है, और इसमें कुछ अच्छे ब्रांड भी हैं, कुछ नॉर्मल ब्रांड भी हैं, तो आपने जो उसको मतलब जो आपकी पॉकेट अफोर्ड करती है। तो और एक और चीज़ है, लोग ये समझते हैं कि एक ही एस्थेटिक एक सेशन लिया और हमारी उसमें फ़ौरन से कोई क्विक एक इंस्टेंट चेंज आ जाए, ऐसा नहीं होता, के सेशंस लेने पड़ते हैं। देखिए आपकी कोई भी डिजीज़ है उसको वो आती है और उसको स्टे करती है, उसको आप उसकी रेमेडीज करते हैं, आप उसकी ट्रीटमेंट करते हैं आप उसका। ऑब्वियसली उसके पहले एंटीबायोटिक होता है, फिर नॉर्मल उसको उसकी क्योर पे जाया जाता है। तो इसी तरह स्टैटिक को आप कैसे परसीव कर सकते हैं कि सिंगल सेशन से ये आपकी कोई भी लाइक आपकी पिगमेंटेशन है या आपका फैट है या इवन वाइटनिंग इंजेक्शंस हैं। लोगों में ये बहुत एक मिथ है कि लोग समझते हैं कि अगर वाइटनिंग इंजेक्शंस है या वाइटनिंग ड्रिप्स है तो इसके बाद आप लड़के रणबीर कपूर बनेंगे और लड़कियां कतरीना, ऐसा कुछ नहीं होता। ये आपकी 1 to 2 टोन थोड़ा सा आपको लाइटर करती है, अदरवाइज लोगों उनको ये इनकी इफेक्टिवनेस का ही नहीं आइडिया, बस उनके माइंड में कि ड्रिप लगाइए उसके बाद बस अब हम क़यामत तक वाइट रहेंगे या कॉम्प्लेक्शन हमारा फेयर है। ये वैसे ऐसे है ग्लूटाथियोन या आईवी ड्रिप्स जो अब आ रही हैं, वो ग्लूटाथियोन का की फंक्शनैलिटी का ही आइडिया नहीं है। ग्लूटाथियोन एक्चुअली हमारी बॉडी में होती है और ये हमारे लिवर में इसकी प्रोडक्शन हो रही है। कैंसर्स के और हार्ट के पेशेंट, डायबिटीज़ के पेशेंट को डायरेक्ट ग्लूटाथियोन दिया जाता है। इसकी डेफिशिएंसी से आपकी बॉडी की फंक्शनैलिटी मतलब थोड़े से रिड्यूस हो जाती है, तो ये उसको इस पर्पज़ के लिए यूज़ किया जाता था, स्पेशली कोविड में यूज़ किया जाता था कि आपकी इम्यूनिटी सिस्टम कम हो गया है, इसको बूस्ट करने के लिए, आपका डाइजेस्टिव सिस्टम स्ट्रॉन्ग करने के लिए। तो ये इसका पर्पस कुछ और था, लेकिन उसका साइड इफेक्ट ये था कि आपका कॉम्प्लेक्शन थोड़ा सा पेल हो जाता है, वाइट हो जाता है। तो अच्छा, ये साइड इफेक्ट था और हमने इसको इफेक्ट के तौर पर यूज कर लिया। मतलब कोई भी चीज़ अगर आप अपनी ज़्यादा मतलब यूज़ करेंगे, ग्लूटाथियोन की ज़्यादा क्वांटिटी यूज़ करेंगे तो अच्छा, ग्लूटाथियोन से ये लोगों को होता है कि डायरेक्ट किडनी फेल होनी है, ऐसा कुछ नहीं होता, आहिस्ता आहिस्ता फेल होती है। नहीं आहिस्ता तो देखिए आपने अगर कुछ भी ज़्यादा लिया, आपने कुछ यस एग्जैक्टली, तो आपने कुछ भी ज़्यादा अगर इनटेक ऑफ योर मतलब आप उसको बहुत इन्फ्यूज़ कर रहे हैं, आईवी ज़्यादा ले रहे हैं और क्वांटिटी से हट के ले रहे हैं, आपकी वेट, आपकी एज, आपके टेक्सचर से हट के ले रहे हैं, तो ऑब्वियसली वो फिर आपको साइड इफेक्ट्स तो देगी। तो हम उसकी तरफ ना जाएं, कहा जा सकते हैं ना, अगर हम कैप्सूल्स अब हमने स्टार्ट कर दिए हैं उसके बाकायदा तौर पर, उसको विटामिन्स के तौर पर हम ग्लूटाथियोन के कैप्सूल्स ले रहे हैं। आप ये ना सोचें कि मैंने सिर्फ वाइट होने के लिए, आप एंटी एजिंग भी तो है ना, एंटीऑक्सीडेंट है। एंटीऑक्सीडेंट क्या होता है कि हमारे बॉडी में कुछ ऐसे सेल्स होते हैं जो हमारे पावर मतलब लाइक सेल्स को डैमेज कर रहे होते हैं ना, तो एंटीऑक्सीडेंट आप उसको एंटी एजिंग के लिए भी यूज़ कर सकते हैं। हमारी डेफिशिएंसीज होती हैं मिनरल्स की, विटामिन्स की, कोलेजन की, बायोटीन की, क्योंकि हर ब्रांड का अपना फार्मूला होता है। तो अगर हम ये सोचें कि एंटी एजिंग के लिए बेहतर है, तो आई थिंक अगर एंटी एजिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से करेंगे तो हम इजी भी रहेंगे। अगर हम सिर्फ इसको स्पेसिफिकली फेयरनेस के लिए यूज़ करेंगे तो फिर हम थोड़ा सा डिसअपॉइंट होंगे, क्योंकि आपको वैसा कॉम्प्लेक्शन नहीं, अब आपका आप एशियन कलर है, आपका एशियन टेक्सचर है, तो वो हमेशा उसने कितना टोन कम हो जाएगा, अब एकदम से आप 1 टोन लाइटर हो जाएगा मैक्सिमम से, या 2 टोन इससे ज़्यादा नहीं हो सकता। अब वो ये परसीव करते हैं कि एकदम से उसमें मेगा डिफरेंस आए, लाइक आप अगर बहुत बहुत ज़्यादा चिट्टे हो जाए तो वो हमें तो बहुत ज़्यादा ऑब्सेशन है, हम एशियंस को ना ऑब्सेशन है चिट्टे होने से, कॉम्प्लेक्स है ऑब्सेशन भी है, कॉम्प्लेक्शन भी है हमें, तो हम कहते हैं कि कॉम्प्लेक्स है हमें कॉम्प्लेक्शन से, अपने हम फेयर बंदे से वैसे इंप्रेस हो जाते हैं। हाँ बस हम कॉम्प्लेक्शन को ही ब्यूटी समझते हैं। अलग कितना खूबसूरत रखते हैं ना गंदुमी रंग, आपका जो भी रंग है ना आप उसको निखारें, मतलब उसको ब्राइटन करें, इवन टोन रखें, बेस्ट है। जहाँ पैदा हो चुके हैं, अगर पाकिस्तान में पैदा हो चुके हैं तो आपका एशियन ही रहना है, इसको आप ग्लूटाथियोन लगा के आप फॉरेनर्स नहीं बन सकते, आप गोरे नहीं हो सकते। तो ये चीज़ें हैं, जो आपका टेक्सचर है वो रहेगा, उसी में कॉन्फिडेंट रहें, उसको जिस तरह से बेहतर कर सकते हैं ग्लो लेके आए ना। अगर सपोज ये नहीं है कि अगर सम टाइम लोगों में मैंने देखा है कि फेयर कलर होता है लेकिन अट्रैक्शन नहीं होती, रीज़न रिंकल्स आए होते हैं, पिगमेंटेशन होती है या उनकी फीचर्स इस तरह से। तो आई थिंक अगर आपका नॉर्मल कलर और अट्रैक्शन है तो ये ज़्यादा बेहतर होता है। और मेरी अगर आप देखेंगे ना, मैंने देखा कि बहुत ज़्यादा
जिनके फेयर कम्प्लेक्शन होते हैं, बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव भी होती हैं, मेंटेनेंस नहीं होती है, अपर Maintenance लिप्स नहीं आई होंगी, आईब्रोज बड़ी होंगी, अजीब सा एक वो होता है। आपका जो भी टोन है आप उसमें रहें, आप अपना अच्छे से आइडियली उसको कवर करें, तो मुझे लगता है ये चीज़ें बेहतर हो जाती हैं, आप वैसे ही खूबसूरत लगना शुरू हो जाते हैं। और सेकेंडली मुझे बताया, अच्छा, मुझे ये लगता है कि बॉडी लैंग्वेज तब ठीक होती है जब आपकी बॉडी ठीक हो, तो बॉडी को भी कंट्रोल करें। ये नहीं है कि आप स्टैटिक पे छोड़ दें। सपोज अगर आप फैट डिसॉल्विंग इंजेक्शंस लगवा रहे हैं, जो खाते हैं आप वही नजर आते हैं, आप खा रहे हैं, जंक फूड खा रहे हैं, आप जिम नहीं जा रहे, तो ये सब चीज़ें रेमेडी साथ साथ आपको ना ट्रीटमेंट भी लेने पड़ते हैं। तो मोस्टली लोगों का ये होता है कि अगर हम स्टैटिक में है ना, तो ये सब कुछ ड्रिप ही करेगी, हमने नहीं कुछ करना, फेयरनेस के लिए भी और स्लिमिंग के लिए लड़ने आएंगे। हाँ, फिर लड़ने नहीं आएंगे कि देखें जी वो अच्छा। और लोगों को बहुत इंस्टेंट रिजल्ट चाहिए, आफ्टर 3 to 4 ड्रिप्स उनकी डिमांड स्टार्ट हो जाती है कि मेरा कॉम्प्लेक्शन इतना फेयर हुआ, लेकिन हाँ बाकी ठीक हो गया, रिंकल्स थोड़े थोड़े। अब उनको प्रॉपर हमें उसकी एनाटॉमी और उसकी साइंस और उसकी फार्मूलाज बताने पड़ते हैं कि इसमें ग्लूटाथायोन और विटामिन सी जो है वो एंटी एजिंग का काम करेंगे आपके, तो वो पूरा प्रॉपर एक उनको लेक्चर देना पड़ता है, फिर भी अंडरस्टैंड कर जाते हैं। आपके पास ऐसा कोई क्लाइंट आया जिसने आके कहा हो मेहरीन मुझे चिट्टा कर दो, आपने देखा होगा आजकल? हाँ जी, वो बहुत ट्रेंड है। नहीं, ऐसा कुछ नहीं आया, ऐसा कुछ नहीं आया, क्योंकि हमारे देखिए स्टार्टिंग में जो आते हैं ना वो सेंसिबल होते हैं, वो इलिटरेट नहीं होते, ऐसा नहीं है। अगर आप भी जाते हैं तो हम उनको इतना अच्छा काउंसल करते हैं कि उनकी वो जो परसेप्शन है ना रिगार्डिंग, सपोज अब पिगमेंटेशन के लोग आते हैं, पिगमेंटेशन जाती नहीं है, इसके मेलाज्मा पिगमेंटेशन, इसके प्रोसीजर्स हैं, किसी को PRP सूट करती है, किसी को मीजो सूट करती है, CO2 सूट करता है। अब देखिए वेरी करता है, किसी की स्किन सेंसिटिव है, उस पर हम बहुत हार्ड लेज़र, बहुत हाई एनर्जी के साथ हम लेज़र नहीं कर सकते, और सम टाइम पील्स भी बहुत साइड इफेक्ट कर देते हैं, तो वेरी करता है स्किन टू स्किन। अब हमारे पास कोई आया तो है तो ह्यूमन बीइंग ना, फेस तो सबका एक ही है, तो लेकिन स्किन डिफरेंट है, तो फिर हम हर एक का फॉर्मूला हर एक पे नहीं करते, फिर उनको अंडरस्टैंडिंग करवाते हुए, थोड़ा सा काउंसल करते हुए, फिर बड़ा मतलब थोड़ा ये नहीं, ईजी नहीं है, कन्विंस नहीं इतनी जल्दी होता, हमें बताना पड़ा। अच्छा, इसके अलावा वो मेडिसिन नहीं लेते हैं, मतलब अब ऑब्वियसली डेफिशिएंसीज या आयरन की डेफिशिएंसी है या आपके विटामिन्स की डेफिशिएंसी है, तो वो ये कहेंगे नहीं आपने जो काम किया था उससे, और बाद में सन ब्लॉक नहीं लगाएंगे, फेस वॉश नहीं करेंगे, अपनी नाइट केयर नहीं करेंगे, तो इस तरह की चीज़ें बहुत इंक्लूड होती है ना। जस्ट ये नहीं है कि आपने सब कुछ छोड़ दिया है एस्थेटिक वालों पे कि उन्होंने कुछ केयर अल्लाह के बाद एस्थेटिक पे छोड़ देते हैं, अल्लाह के बाद एस्थेटिक पे। हालांकि ऐसे नहीं होता, जो आप अपना ख्याल खुद रख सकते हैं ना, वो कोई थर्ड पर्सन नहीं ऑब्वियसली रख सकता। और आफ्टर केयर के कोई भी ट्रीटमेंट करवा रहे हैं ना, बहुत ज़रूरी है। आप कुछ भी करवा रहे हैं, महंगे से महंगा करवा रहे हैं, सस्ता सा आप क्लेंजिंग भी कर रहे हैं ना, उसके बाद आफ्टर केयर बहुत ज़रूरी है। exactly. आपको मास्क अप्लाई करना है, आइसिंग करनी है, जो भी आप करना चाहते हैं, आफ्टर केयर ज़रूरी है। अच्छा, आप कह रही हैं कि आपको ना बहुत ज़्यादा कन्विंस करना पड़ता है, उनको ट्रैक पर लेकर आना पड़ता है, ऐसे नहीं इस तरह से होना। तो मोटिवेशनल आप पे एक चीज़ तो है जिसको आप लेकर परसों भी कर रही हैं आगे, जो कि एक बहुत अच्छी बात है, क्योंकि जब हम किसी चीज़ को ऑन कर रहे होते हैं ना, अगर किसी प्लेटफॉर्म पे अगर हैं और अल्लाह ताला ने वो चीज़ से हमें नवाजा है, तो ये बहुत ज़रूरी होता है उस चीज़ को आगे इस तरह से पहुंचाया जाए कि किसी को कोई ना कोई किक तो मिले ना, कोई कुछ तो स्टार्ट करे। अब डायरेक्ट ऐसे नहीं कि बड़े बिजनेस की तरफ कोई खातून कुछ तो उठकर स्टार्ट करेगी ना, चाहे 5,000 रुपये से 10,000 रुपये से। तो मुझे बताएं कि ये जो आप मोटिवेशनल आप सीरीज़ एक तरह से एक वो स्टार्ट हुई हुई है, तो इसकी किक कहाँ से मिली, ये कब से स्टार्ट की? अच्छा, एक चीज़ें होती है लाइफ में, मुझे लगता है कि आप ना बुक से कम सीखते हैं, एक्सपीरियंस से ज़्यादा सीखते हैं। तो जब आप कोई ऐसी चीज़ें समटाइम मैंने बड़े लोगों को सुना है कि एक ही आपकी सपोज एक ही अगर फील्ड है उसी में लगे रहें, उसी मुझे लगता है कि अगर आपने बिज़नेस को लीड करना है ना, तो आपको सब कुछ आना चाहिए। पब्लिक डीलिंग भी आनी चाहिए, आपको HR ह्यूमन रिसोर्स का भी पता होना चाहिए, आपको मार्केटिंग भी आनी चाहिए, आपको सेल्स भी आना चाहिए, क्योंकि अगर आप किसी पर डिपेंड करेंगे ना, तो फिर क्या होगा कि वो आप फिर डिपेंडेंट ही हो जाएंगे। इसलिए अपनी पर्सनैलिटी को ना एक प्रॉपर आप डिफरेंट पोर्शन से कवर करें। सपोज़ आपके अंदर पब्लिक स्पीकिंग, अब देखें मुझे आना पड़ा मॉर्निंग शोज़ में, तो इस वजह से मुझे अपनी पर्सनैलिटी को भी ग्रूम करना पड़ा, मुझे अपनी कम्युनिकेशन को भी देखना पड़ा। इसके अलावा मुझे अगर मैंने सोसाइटी में मूव करना है, तो मुझे हर तरह के लोगों के साथ बैठना है, तो हर बंदा अपनी पर्सनैलिटी अपने एक्सपीरियंस के साथ होता है। तो अगर आपने कहीं बैठना है और वो अपनी बात करे, आप अपनी बात करें, तो वहाँ आप मिंगल नहीं कर सकते। सेकेंड, आपको जब भी बिजनेस स्टार्ट करना है, ये स्किल है, तो अपने एक जगह आती है आपकी डिग्री आपको उतना फ्रूटफुल नहीं होती या आपको उतना सपोर्ट नहीं करती जो आपका स्किल करता है। तो आई थिंक आपकी डिग्री के साथ एक स्किल ऐड होना चाहिए लाइफ में। सपोज अगर अब मैं देखूँ तो एस्थेटिक इज़ एंटायरली डिफरेंट। मेरा सारा मतलब जो अभी तक का मेरा प्रीवियस एक्सपीरियंस है वो HR, मार्केटिंग और सेल्स का रहा है, कम्युनिकेशन का रहा है।
PR का रहा है, तो उसमें एस्थेटिक इज़ इंटायरली डिफरेंट। लेकिन जब मैंने अपना बिजनेस स्टार्ट किया तो मुझे ये सारे जितना मेरा पास्ट एक्सपीरियंस था वो मैंने यूटिलाइज़ किया डिजिटल से रिलेटेड। अब देखिए पहले होता था कन्वेंशनल मार्केटिंग होती थी, लोग जाते थे 1-to-1 मीटिंग करते थे, बैठे रहते थे। अब क्या होता है कि अगर फर्स्ट डिज़र्व देन डिज़ायर, आप अपने आप को इतना एक्सेल करें कि इतना प्रमोट कर लें कि लोग खुद आपसे अपॉइंटमेंट लें। तो मेरी ये स्ट्रैटेजी है कि अब वो कन्वेंशनल मार्केटिंग भी है और डिजिटल भी है। तो डिजिटल हमारे पास एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म, एक बहुत बड़ा वेपन है। कहते हैं ना, अगर वही वेपन आर्मी के हाथ में हो तो आप सेव होते हो, वही वेपन किसी डाकू के हाथ में हो तो आप डरते रहते हैं। तो अगर टिकटॉक है, इसको आप नेगेटिव ना यूज़ करें, आप पॉजिटिव यूज़ करें। आपका सोशल मीडिया उसको प्रोडक्टिव रखें, अपनी पर्सनल लाइफ डिफरेंट रखें, अपनी ऑफिशियल लाइफ एक सेपरेट करें, तो आप कर सकते हैं। हर चीज़ की देखें, हर चीज़ का साइड इफेक्ट भी है तो गुड इफेक्ट भी है। इसको हम क्यों, प्रॉन्स एंड कॉन्स तो साथ साथ रहते हैं ऑब्वियसली। तो ये नहीं कि आप नेगेटिव कंटेंट के साथ ही फेमस हो सकते हैं या आप नेगेटिविटी के साथ ही अपने आप को वायरल कर सकते हैं। तो मेरी कुछ सीरीज चल रही होती हैं, अच्छा मैं ना लोगों को इग्नोर करती हूँ, मतलब ना तो मैं यही चाहिए मैं किसी को ना तो मैं किसी को रिप्लाई करती हूँ, ना मैं किसी की बात दिल पे लेती हूँ, ना मैं खुश होती हूँ। मेरे ना इमोशंस लाइक इस तरह होते हैं, अच्छे और बुरे और इस तरह के। अगर सपोज़ मुझे बहुत लोग मेरी मोटिवेशन को अप्रिशिएट करते हैं, सम टाइम लोग बड़े अजीब से बातें करते हैं, लेकिन मैंने बस ये सोच लिया, एक कान सुना, मैं कहती हूँ मैटर ही नहीं करते, वो मुझे पर्सनली जानते नहीं है कि मैं कौन हूँ या मेरी क्या हार्डशिप्स हैं या मेरी क्या सफरिंग्स थी या मैंने कैसे अपना करियर स्टार्ट किया या मैं क्या कर रही हूँ या मुझे क्या फेस करना पड़ेगा। जब वो जानते ही नहीं मुझे, तो मुझे उनको एक्सप्लेन करने की क्या ज़रूरत है। तो इसलिए वो ये नहीं कि मैटर नहीं करते, ऑब्वियसली उनकी वजह से ही या व्यूवरशिप होती है तो इंसान आगे थोड़ा एक्सेल होता है। तो मुझे लगता है कि दिस इज़ माय फर्स्ट स्टेप कि किसी के साथ ना तो किसी की रोस्टिंग करनी है, ना किसी के बारे में नेगेटिव बोलना है, ना किसी जो आपके बारे में पॉजिटिव है आप पॉजिटिव उसके साथ हो जाए, जो नेगेटिव है देखिए जिसकी जो ग्रूमिंग होगी, जिसके पास जो होता है ना वही आगे देता है, उसके अंदर जो होता है ना वो वही आगे देता है। तो इसलिए मुझे किसी की कोई टेंशन नहीं होती है। मैं इसको ना, और अच्छा थोड़ा सा मैं अपने आप को, बल्कि कहते हैं ना और थोड़ा सा बंदा इंसान स्ट्रांग होता है कि मैं क्रिटिसिज्म के लिए रेडी हूँ, मैं नेगेटिविटी के लिए रेडी हूँ। तो आई थिंक आपको एंटरप्रेन्योर बनने के लिए हर चीज़, ये नहीं है कि आपकी वाह हो रही है, ये समटाइम लोग आपके अगेंस्ट भी बात कर रहे होंगे। तो आपने ये नहीं सोचना कि आपके बारे में, मुझे पता है मेरे बारे में नेगेटिव भी बोलते होंगे, इस तरह से है, पॉजिटिव भी बोलते होंगे। अब पॉजिटिव वाले और आपको जस्टिफिकेशंस देनी पड़े, आपको अपना पता होना चाहिए। बहुत अच्छी बात कह रही है मेरीन, और बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में आने के लिए। और वही बात जो मैं सुबह कह रही थी कि सबके मुताबिक हो जाऊं, यानी मैं भी मुनाफिक हो जाऊं, और हर बार इस तरह से नहीं चलता।